GTV में मुजाहिद बेली आपको खुशामदीद कहता है और सबसे बड़ी और पहली खबर कोरोना के हवाले से है। और बहरहाल पहली, दूसरी, तीसरी लहर ने सारी दुनिया को जितना मुतासिर किया, हमारे वतन अज़ीज़ को और हमारे शहर को एक एतबार से कम किया होगा, लेकिन पाँचवीं लहर ने इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, हमारे शहर कराची को मुतासिर किया है। और आज जो मुस्तनद रिपोर्ट जो सरकारी तौर पर जारी हुई है उसमें 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में 4027 केसेस मस्बत आए हैं। जी हाँ, 4027 केसेस मस्बत आए हैं। और उससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जो मेडिकल जो है के अमले से ताल्लुक़ रखने वाले जो है उनमें 500 जो हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं। और इसी तरह एक डॉक्टर जो बड़े पाकिस्तान के डॉक्टर हैं उनका भी रहलत हुई है। और जैसे मैंने कहा कि कराची में अगर पूरे मुल्क में 4000 प्लस तो पाकिस्तान में कराची में 2000 प्लस, यानी कोई 40% बनते हैं इस वक्त कोरोना के केसेस। और इस सिलसिले में गो के सूबाई वज़ीर तालीम और का इजलास भी हुआ कि तालीमी इदारे बंद किए जाएं। एक बार फिर बताया गया कि जी SOPs जारी की जा रही हैं जिसमें होटलों वालों से और शादी घरों से और तमाम उनसे ये कहा जाएगा कि जनाब वो एहतियात करें, SOP करें, मास्क लगाएं। लेकिन कराची की हद तक जो हम लोग शहर में देखते हैं कि किसी SOP को फॉलो नहीं किया जा रहा। हमारे साथ हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी PMA, जो सिंध हुकूमत के टास्क फोर्स के रुकन भी हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आज 3 दिन में जो मैं देख रहा था, ख़ास तौर पर जो 10% थी तादाद, वो आज 40% कराची में हो गई है। यानी मजमूई तौर पर मुल्क में जो केसेस हुए हैं उनमें 40% कराची के, कोई 2037 लास्ट 24 आवर्स। तो आप टास्क फोर्स के रुकन हैं, क्या कदम उठाया अब तक सिंध हुकूमत ने इस सिलसिले में, डॉक्टर कैसर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। देखिए, टास्क फोर्स में हमने अपना मशवरा दिया था कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रही हैं, सूरत हाल बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है। इस वक्त तमाम चीज़ें बंद करने से फ़ायदा नहीं है। पॉलिटिकली बहुत सारी सिचुएशन भी अजीब से हैं कि सिंध गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की आपस में जो कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो करना ये चाहिए कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो इस तरह से खराब है कि हम लोगों को घर से बुला के घर से निकाल रहे हैं और फेस्टिवल में आने की दावत दे रहे हैं। जैसे कराची ईद हो गया या जो मेरी टाइम में एनुअल फेस्टिवल हो रहा है 3 दिन का। तो ये सारी चीजें जो है बहुत खतरनाक है। करना ये चाहिए कि सख्ती से SOPs पे अमल दरामद होना चाहिए। अगर कोई रेस्टोरेंट SOPs को फॉलो नहीं कर रहा है उसको बंद करना चाहिए। जो शादी हॉल में आपने हजार लोगों को, कोई अनलिमिटेड लोगों को आपने खुला छोड़ दिया है दावत के लिए, ये बहुत खतरनाक है। उसमें कम से कम मेरे ख्याल में 200 से लोग ज्यादा नहीं होने चाहिए और कंप्लीट SOPs पे अमल दरामद होना चाहिए, तब जाकर ये चीजें कंट्रोल होगी। और अगर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर एक ही चीज रह जाती है कि वो फिर आप सबको घर पे बैठाए। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे हैं कि लोगों को, आम लोगों को कह रहे हैं कि वो कंट्रोल करें, SOP को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन खुद जब जैसे बड़े सीनियर डॉक्टर्स की, एक बहुत बड़े अस्पताल की उनकी डेथ हुई है, उससे पहले तो खैर गालिबन +100 डॉक्टर्स इसके वो शिकार हुए, हज़ारों की तादाद में मेडिकल वर्कर और जिसे फ्रंट लाइन वर्कर कहते हैं। और इसमें भी अभी तक जो आपके जब अस्पतालों में मुतासरीन की तादाद 500 हो जाएगी तो लोग क्यों अस्पताल आएंगे? वो खुद क्या इलाज कर सकेंगे? यानी मैंने कहा ना कि जब खुद जो तिब्बी अमला है अस्पतालों का वो इससे इतनी बड़ी तादाद में मुतासर हो, इतनी तेज़ी से मुतासर हो, तो वो किस तरह जो है, जो लोग वहाँ वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे या मशवरे के लिए जाएंगे, वो तो खुद मोहतात हो जाएंगे। तो पहले तो आपको नहीं समझते कि इस पर तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि आप PMA यानी डॉक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं डॉक्टर साहब। देखिए, उसमें सिचुएशन ये है मुजाहिद भाई कि इस वक्त
बहुत से लोग ऐसे हैं जो एसिम्टोमेटिक है। अब कोरोना के अलावा भी जो मरीज आते हैं वो कोरोना के साथ आते हैं, पता नहीं चलता है। आंख का मरीज है, मेरे नाक कान गले का मरीज है, गायनी का पेशेंट है, डेंटिस्ट है, या कोई और फिजिशियन का है, चेस्ट की बीमारियां हैं, स्किन की बीमारियां हैं, तो ये पता नहीं चलता है कि कोरोना है कि नहीं है। वो लोग लगा के जाते हैं डॉक्टरों को। अब इस वक्त आपने बिल्कुल सही कहा है कि कम से कम 500 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर जो है वो बीमार है। अगर यही रफ्तार रही, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस जो फैलाव को, इस बीमारी के फैलाव को रोकना इस वक्त जरूरी है। अगर आपने नहीं किया तो हॉस्पिटल पे मरीज तो एडमिट नहीं हो रहे इतने ज्यादा, लेकिन डॉक्टर हजरात जो है वो बीमार होकर अपने घरों पे हैं, तो इन मरीजों का इलाज कौन करेगा अगर डॉक्टर नहीं होगा तो ये बहुत सीवियर किस्म की सिचुएशन हमारी बनती जा रही है। और आगे अगर हमने अभी कंट्रोल नहीं किया, एसओपीज पे सख्ती से अमल दरामद नहीं कराया, तो आगे चल के 1-2 हफ्ते में सिचुएशन और मजीद खराब होगी। और ये जो 40% है मुजाहिद भाई, ये तो रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड जो बहुत सारे लोग अपना टेस्ट नहीं कराते हैं, वो तो इससे कहीं ज्यादा है। तो आप समझ लें कि इस वक्त सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में, खासकर कराची की जो है बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे ये कहूँ, वैसे तो मुझे इल्म है कि आप एक ज़िम्मेदार डॉक्टर की हैसियत से अगर किसी के पास पैसे भी नहीं हों उसे भी मशवरा देते हैं, लेकिन मुफ्त मशवरा अगर हमारे नाज़रीन तक आपको ये पहुँचे यानी हमारे ज़रिए कि क्या एहतियात करें। यानी पहले कहते थे जो अलामात होती थी, खांसी होती थी, बुखार नहीं उतरता था, और इसके साथ साथ ठीक है मास्क लगाने के साथ साथ और क्या वो ऐसी लें, ग़िज़ाएँ लें, मेडिसिन लें, डॉक्टर ज़ियाद इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, मैं तो समझता हूं कि कोरोना एक वायरस है और जो हकीकत है, और इसके जितने भी वेरिएंट आ जाएं, चाहे वो बहुत सीवियर वेरिएंट हो, चाहे मामूली से उसके अलामात हो, लेकिन उसका सबका एक ही तरीक़ेकार है कि आप एसओपीज पे अमल दरामद करें। इस वक्त जो सिचुएशन है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर बहुत ज़रूरी है तो मास्क मैंडेटरी, हुकूमत से भी हमने कहा है कि मास्क लाजमी करार दिया जाए कहीं पर भी लोग जाते हैं। तो अगर लोग जाते हैं किसी जगह हुजूम पे या काम पे, तो मास्क लगा के रखें, फासला रखें। शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, जैसे कि वो हमारी तवज्जो दिला रहे थे कि कुछ एहतियात भी करें, मास्क भी लगाएं, कुछ और भी जो जिस तरीके से मैंने कहा ना कि मुफ्त हमें मशवरा दे रहे थे। और फिर 5 और 6 जनवरी ये 7 यकीनन पाकिस्तानी रियासत की पर एक ऐसा, जिसे मैं कहूँगा उसकी कमज़ोरी, खामी को एक्सपोज करता है कि 24 घंटे तक सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग बेबसी के आलम में पाकिस्तान के और बल्कि दुनिया में मशहूर जो सियाहती मुकाम साने मरी में तड़पते रहे, बिलबिलाते रहे, रेस्क्यू के लिए बुलाते रहे, कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। कहते तो यही है कि उसकी रिपोर्ट आ गई है, गो कि पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान ये इनकारी हैं कि कोई रिपोर्ट आई है, और कहते हैं रिपोर्ट आएगी तो फिर जो इसके ज़िम्मेदार होंगे उनको सज़ा भी देंगे। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है, और तहरीक इंसाफ के सारे तर्जुमान, ख़ासतौर पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तवातुर से ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के 4 बड़े ये नहीं चाहते कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं ना सिर्फ वापस आएँ, बल्कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ की जगह क़यादत ही तब्दील करना चाहते हैं। ये 4 कौन है? इस सिलसिले में तवातुर से जब चौधरी साहब जहाँ भी जाते हैं सवाल होता है तो उसका जवाब नहीं होता, यानी नाम नहीं बताते। ये 4 कौन हो सकते हैं? इससे पहले ज़रा चौधरी साहब को देखिए, वो क्यों इसरार कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के जो 4 बड़े जो हैं वो उन्हें बदलना चाहते हैं।
पीएमएलएन के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए, चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते? ये जो इनके हालात हैं इस वक्त, इनकी कोई हालत नहीं है। तो ये 4 बड़े कौन हैं? क्या वो 4 बड़ों में अगर मैं वैसे देखूं तो आपको इल्म होगा, जब मियाँ साहब को हटाया गया था तो खाकान अब्बासी साहब ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, खाकान अब्बासी साहब। और उसके बाद नाम एहसन इकबाल साहब का भी अक्सर आता रहता है कि वो भी फ्रंट लाइन में हैं। फिर ख्वाजा आसिफ एक बड़ा नाम है जिनका नाम आता है कि जनाब वो भी इस दौड़ में शामिल हैं और बड़ी कुर्बानियाँ भी उनकी हैं। और जहाँ एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, साथ ही राना तनवीर साहब भी बड़े फोर फ्रंट पर इन लोगों में आए हैं। नाम लेने के लिए मैं इसमें कुछ लोग कह सकते थे, मैं कतई तौर पर क्योंकि ये बिलीव नहीं करता कि शरीफ ख़ानदान का कोई बंदा, चाहे उन यानी मरियम नवाज़ हों या हमदा नवाज़ हों, इसमें कोई उनका साथ छोड़ेगा। हत्ता कि शहबाज शरीफ साहब भी एक से कई बार कह चुके हैं कि कोई इनमें से इनको नहीं छोड़ेगा। ये और बात है कि चौधरी साहब से किसी ने ये सवाल नहीं किया कि आपके जो अलग होने वाले थे नूर आलम तो सामने भी आ गए और परवेज़ खटक साहब भी सामने आ गए, और यही मुस्लिम लीग नून वाले तवातुर से सवाल कर रहे हैं कि जनाब उनके नाम बताए जाएं। हमारे साथ सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब हैं। सेनेटर साहब यहाँ बड़े सिंध में हुकूमत में बड़े अहम आदमी हुआ करते थे, और मियाँ साहब का चूँकि गिरफ़्तार किया गया तो जिन लोगों को तवील अरसे तक मियाँ साहब के साथ कैद रख गया उनमें सेनेटर राना मकबूल साहब भी हैं। सेनेटर साहब शुक्रिया आपका। और मैंने कहा कि कराची के दिनों में जब आप पुलिस के बड़े अहम ओहदे पर थे उस वक्त से आपसे सलाम दुआ रही है। अब तो बाकायदा माशाल्लाह प्रोफेशनल आप सियासतदां हैं, सिक्कापन। तो ये जो कौन नाम है राना साहब, ये जो इनके मुस्लिम लीग नून, और आज मैं देखा कि जब पाकिस्तान का अंग्रेज़ी का सबसे बड़ा अखबार इस खबर को हेडलाइन बनाए कि पीटीआई ने 4 नाम लिए हैं जो बदलना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं मियाँ साहब को, तो कौन है जिसका जिक्र पीटीआई कर रही है राना साहब? मैं नहीं समझता इसमें कोई हकीकत है। ये कोई ड्रीम भी हो सकता है, ब्रेन वेव भी हो सकती है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मेरा ख्याल इतना जवाब काफ़ी है। इसके अगर आप ये कहते हैं ये जवाब काफ़ी है तो इस जवाब से कई सवाल निकलते हैं। मसलन ये कि बहरहाल आप ही की पार्टी के कुछ कायदीन ये कहते हैं कि मियाँ साहब इस साल यानी जनवरी से पहले, वो कह रहे थे नवंबर में कि जनवरी से पहले आ जाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं 3-4 माह में आ जाएंगे, कुछ कहते हैं इलेक्शन से पहले आ जाएंगे, और बाज़ लोग खुद में जिसमें मरियम नवाज़ शामिल हैं वो कहती हैं कतई तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। एक तो उनकी सेहत का मामला है, दूसरे फिर पता नहीं उनके, और बहरहाल मरियम बीबी इसलिए ये कहती होंगी कि उनके पार्टी के सरबराह से ज़्यादा वालिद भी हैं। तो ये तो है ना कि आपकी पार्टी में मुख्तलिफ आरा इस हवाले से हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं राना साहब जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ जितने लोग ये कहते हैं कि आना चाहिए, वो तो अपनी एक इम्पेशेंस है, मोहब्बत का इजहार है उनकी। वो समझते हैं कि ही इज़ अ लीडर, ही शुड कम। लेकिन सभी के सभी साथ ये भी कहते हैं कि पूरा अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करने के बाद जब डॉक्टर आपको इजाज़त दें तो फिर आप ज़रूर आए। ये हर एक कह रहा है, ये कोई ऐसे नहीं कह रहा है कि अपना इलाज छोड़ के आ जाएँ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी उनकी हार्ट सर्जरी होनी है, जब तक वो नहीं होती, और जो उनका एक वेन का मसला है विच रीचेज द ब्रेन, जब तक डॉक्टर सेटिस्फैक्ट्री उसका इलाज नहीं करते तो तब तक उनके लिए आना नामुनासिब भी है और आना चाहिए भी नहीं। तो बाकी वो पार्टी को आप लीड कर रहे हैं, आपको समझते हैं लार्जेस्ट पार्टी है, उसमें जान है, इसलिए तो सारे ये परेशान भी रहते हैं और तड़पते भी रहते हैं और गाली गलोच भी करते रहते हैं। यही वजह है ना। अगर उनकी एग्जिस्टेंस ना हो, उनकी लीडरशिप में कोई सकत ना हो और उनका विजन ना हो तो इतना क्यों तड़पें इस बात के ऊपर। ही इज़ द लीडर। और मैं आपको बताऊं बरेलवी साहब, मैं पिछली दफ़ा आपको पता ही है जब हमें उन्हें भी कैद कर दिया गया, हमें भी कैद कर दिया गया, मुशर्रफ
साहब के ज़माने में, जब हम बाहर आए छूट के, क्विट होके दोनों केसेस से, जो कि झूठे केसेस थे बहरहाल, तो मेरे दोस्त भी होता है, हर तरह की तबीयत के दोस्त होते हैं कि जी मुशर्रफ तो आपको पता है मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत तकड़ा बंदा है, और मियाँ साहब आप सारी ज़िंदगी नहीं आ सकते। मैं उनको हमेशा मुजस्सब कहता था कि नहीं, ये एक पॉलिटिकल फोर्स है, पॉलिटिकल फोर्स को इस तरह आर्टिफिशियल तरीक़ों से मिसमार नहीं किया जा सकता। मियाँ साहब आएंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब भी मैं आपको अपना मौक़िफ़ जो मेरी अपनी असेसमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, वो यही है, ही विल कम बैक, ही विल बी इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर एंड ही विल एक्ट एज प्राइम मिनिस्टर एंड सेवियर ऑफ द कंट्री। ये गलती हो गई कुछ लोगों से कि उसे छोटी सी बात पे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से रिमूव कर दिया, फिर झूठी बातें कर दी, तरह तरह के इल्ज़ाम लगा दिए, और उसका नतीजा आप देखते हैं कि मुल्क कहाँ पहुँचा है, क्या गुर्बत है, क्या अफलास है, क्या फाका कशी है, और क्या ख़ुदकुशियाँ हैं, और क्या हमारा सरेंडर है IMF के सामने। अब हमने उनके दर पे सजदा कर दिया है, इस सजदे का पता चल जाएगा कि क्या नुकसानात हैं। इसी वजह से हुआ है कि चलते एक स्टेबल सिस्टम को उखाड़ फेंका गया। ये तो मामला मुखालफों का होता है ना, अपनों का तो नहीं होता। इसलिए ये बहुत बड़ी गलती हुई है, इस गलती को पता नहीं कब रिपेयर किया जाएगा। तो ऐसा मेरा ज़ाती ख्याल जो है, जिससे बात शुरू हुई थी, वो उसमें कोई जान या कोई उसमें सब्सटेंस नहीं है। इसलिए जो हकीकत मैं पढ़ रहा हूँ यही है जो मैंने आपके सामने पेश की है। नाज़िम, एक और बात भी, और आप तो माशाल्लाह बड़े आप सीजन सियासतदान हैं, जो आप गुफ्तगू भी आपसे हो रही थी कि उस वक्त मैं कतई तौर पर नहीं समझता कि इसमें कोई मुमासलत हो, लेकिन जब 2008 के इलेक्शन से पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी एक बहुत बड़ा, जो उनका ज़ाती तौर पर जो करीब लोग थे, वो कहते थे कि मोहतरमा आप आएंगी तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा, और उस वक्त तालिबान भी बड़े सरगर्म अमल थे और बहुत सारे, मुशर्रफ से भी ख़तरा था, लेकिन ख़ुद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अगर मैं 2008 के इलेक्शन से पहले नहीं आई तो फिर मैं सियासी तौर पर शायद उस तरह ज़िंदा नहीं रहूं। यानी उन्होंने जो है अपनी जिस्मानी मौत को कबूल किया, ना पॉलिटिकल डेथ पे, टर्मिनोलॉजी के हवाले से मैं कह रहा हूं। इस तरह आप ये नहीं समझते कि 2023 के इलेक्शन से पहले अगर मियाँ साहब नहीं आते तो फिर वो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा कि ये ठीक है, वो उनकी कट काट के है, कई बार वज़ीर आज़म हो गए, वज़ीर आज़म दोबारा हो जाएंगे, लेकिन सियासी तौर पर अगर मियाँ साहब नहीं आते तो फिर आप नहीं समझते कि जो उन्हें वो लीडरशिप रिप्लेस करेगी जिसकी बाज़गश सुनाई दे रही है, और जिक्र भी जिसका PTI वाले कर रहे हैं राना साहब? देखें सर, उसमें 23 का तो मामला है ही नहीं। 23 से पहले तो उन्होंने इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, जो कि ज़रूरी होती है, अल्लाह की रहमत से हर लम्हा गुजरता है ना जी, उन्होंने बाहर सूरत आना है इलेक्शन से पहले। ये बात तो हमें जहन से निकाल देनी चाहिए कि वो इलेक्शन तक वहीं रहेंगे, और उससे पहले भी हो सकता है। अब देखना ये है कि एक सर्जरी के ऊपर 2 से 3 महीने तो कम से कम लगते हैं उसको हील होने में। तो अब अल्लाह करे जब उनकी हो जाती है तो वो तो खुद बड़े बेकरार हो जाते हैं आने के लिए, लेकिन सब लोगों का, डॉक्टर्स का मशवरा ये है कि आप ये कराने के बाद जाएं जब आप पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाएं, क्योंकि बार बार ये चांस नहीं लिया जा सकता ना, बार बार ये ट्रीटमेंट हो सकता है। तो बड़ी वो हमारे लिए, बहुत सारे मुल्क के लिए कीमती शख्सियत हैं, तो उनको इस तरह अच्छी सेहत के साथ ही आना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा काम करना होगा। जो धेड़ बुन यहाँ हो गई है, जो बखिए उखाड़ दिए गए हैं, उनको भी तो अपनी जगह पे लाना है ना। जो मईशत का जो है तिया पाँचा कर दिया गया है, फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं होता। सऊदी अरब जो है, मियाँ साहब ने, आपको याद होगा सर, जब डेटोनेशन की थी 1998 में, 2 साल के लिए तेल मुफ्त दिया था, हालांकि सारी दुनिया हमारे मुखालिफ हो गई थी। 2 साल, अब हमें वो एक पाई नहीं देते, और $3 बिलियन दिया, उस पर 4 जो है करोड़ पर $100 उन्होंने लगा दिया कि जी आप ये सूद दे रहे हैं, और हम फिर ये 72 घंटे में वापस भी ले सकते हैं। ना चाइना हमारा हाथ पकड़ रहा है, ना कोई और पकड़ रहा है, अकेले अब मार खा रहे हैं। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी भी तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप कर गई है ना जी, इसलिए ये सारी कैफियत जो है। हाँ जी, लेकिन राना साहब, यहाँ पर हुकूमत में जो शाह अकबर साहब बहुत सरगर्म अमल हैं, और भी इनके तर्जमानी कहते रहे कि जो आइनी कानूनी तौर पर वो राब्ता कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, फिर उनकी जो वीज़ा भी ख़त्म हो गया है, ट्रिब्यूनल में केस भी चल रहा है,
यानी जो बरतानवी आइन के तहत, कानून के तहत उनकी जो, और क्योंकि वो ये कहा जाता है कि क्योंकि इस तमाम दौरानिए में वो किसी अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, इसलिए उनकी सेहत के हवाले से केस मजबूत नहीं है और किसी वक्त भी यानी ये तो अपील कर रहे हैं बरतानवी हुकूमत भी मियाँ साहब को, क्या मैं लफ्ज़ डिपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ऐसा है राणा साहब? नहीं, जहाँ तक मेरा अपना तज्जिया है, जो मैंने एक्सपर्ट्स को सुना है, वो कहते हैं ऐसी की गुंजाइश नहीं है, इस तरह नहीं हो पाता। दूसरी बात ये है कि ये क्यों लाएंगे, ये ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, आपको पता है उनको लाना उनके लिए, इनके लिए मज़ीद मुश्किलात बनाएगा, ये उनको कैद नहीं रख सकते। अब जो मैं आपको बताऊं, जिस केस में उनको ये कैद रखना चाहते हैं, आपको पता ही है वो जो केस जो है, जो सबसे पहले बशीर साहब ने लिखा था, अगर आप उसका पेज नंबर 172 निकाल लें उनके फैसले का और पैरा नंबर 2, उसमें वो खुद लिखते हैं जज साहब बशीर साहब कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं दे सकी प्रोसिक्यूशन, तो और वो दे हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी अंडर सेक्शन 149 ऑफ द अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, हेंस दे आर एक्विटेड। अब जिस मुल्ज़िम को आप एक्विट करते हैं उसको आप कन्विक्ट कैसे कर सकते हैं? इसी के ऊपर उनकी बेल हुई थी जब ली गई थी बेल, और मैंने देखा कोई एक दो चीफ जस्टिस को भी सुना कमेंट्स करते हुए कि खुदा का नाम ये कोई फैसला है, आप पहले लिखते हैं कि उनको क्विट किया जाता है, फिर उनको सजा दे देते हैं। तो सर्कमस्टेंसेस आपको पता ही है क्या है। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट में जो गई है इनकी पिटिशन, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की ये बार की, वो आपको पता है आर्टिकल 187 के तहत है, आर्टिकल यानी 1843 को उन्होंने चैलेंज कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट आज अमेंडमेंट भी आ गई है सेनेट में ये कि ये लॉ ठीक नहीं है, दिस इज लॉ इज अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट्स। तो आप कैसे अपील का राइट ऑफ अपील आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? 184(3) में आप अपील का राइट नहीं देते तो कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं? दुनिया की सारी जूरिस्प्रूडेंशियल हिस्ट्री में ये हो नहीं सकता कि आप राइट ऑफ अपील ख़त्म कर दें, ये उसमें हुक्म है। और फिर आर्टिकल 187 कहता है, जिसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट बार गई है कि दी सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस, ये अपने फैसलों को रिविजिट कर सकती है। अभी रिविजिट नहीं किया मुजाहिद साहब उन्होंने, जब वो 16,000 बंदे जो थे वो डिसमिस किए गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में उनका रिव्यू भी खारिज किया, फिर 187 के तहत 187 के तहत उसको उन्होंने बहाल किया। तो अभी वो जुबैर वाला केस बड़ा मशहूर केस है जिसमें उन्होंने, और बहुत सारे केसेस हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों को खुद रिविजिट किया है। तो आप इस छोटी सी बात पे जी तनख्वाह नहीं ली, आप उसको किसी बंदे को लाई और वो हो प्राइम मिनिस्टर, पॉपुलरली इलेक्टेड आदमी हो, जिसने कंट्रीब्यूशन भी की हो, जिसने आपको बॉम्ब दिया, आपको डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी दी, और आप इंडिया आपको इस्त्री कर देता हमें आज अगर ये बम हमारे पास ना होता। उसने अकम्प्लिश करके दिया इस सारे के सारे मिशन को। उसने आपको मोटरवे दिए, उसने आपको बिजली में हम बैठे हुए अंधेरों में बैठे होते थे, उसने आपको सी पैक लेके दिया, उसने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। अब हमारी ये एक लिहाज से नाशुक्री है, हम ज्यादती करते हैं उस बड़े लीडर के साथ, और जो कौमें अपने बड़े लीडर्स की नाशुक्री करती हैं फिर अल्लाह ताला की ज़ात उन पर नाराज़ भी होती है, वो नाराज़ हुई है। अब देखिए अब हमारा क्या हाल हो गया है। अब स्टेट बैंक चला जाता है, जो को कह रहे हैं उन्होंने लॉ बना लिया है, कल लॉ आएगा सेनेट में भी ये, तो क्या हम किस मुंह से रहेंगे इस दुनिया में कि हमने तो अपना स्टेटमेंट जो है, तो जो मरकजी है स्टेट बैंक, जो कि सिर्फ एक दफ़ा दुनिया में हुआ था, ऑटोमन एम्पायर ने किया था, ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में, तो आपको याद है क्या हुआ था उनका? पैसों की ज़रूरत पड़ी, तनख्वाहों की, कोलैप्स हो गई स्टेट। तो ये तो स्टेट को कोलैप्स करने का तरीका है ना, ये कोई मुनासिब तरीक़ेकार नहीं किया गया। आप कहते हैं जी हमने मिनी बजट दे दिया, इससे बढ़ेगा ही नहीं, अपनी इन्फ्लेशन नहीं आएगा, खुदा का खौफ का। एक तरफ मिनी बजट देते हैं, दूध को महंगा करते हैं, डबल रोटी को महंगा करते हैं, लोगों की दवाइयाँ महंगी करती हैं, पैनाडोल महंगी करते हैं, और साथ ही आप उसी दिन ही 4.5 रुपए जो बिजली का पर यूनिट बढ़ा देते हैं और 5 रुपए पेट्रोलियम बढ़ा देते हैं। हमने कहाँ जाना है जो हमारी सूरत हाल हो चुकी। शुक्रिया राना मकबूल साहब। सेनेटर राना इकबाल साहब सीनियर रहनुमा कह रहे थे कि मियाँ साहब आएंगे ज़रूर, इलेक्शन से पहले आएंगे, लेकिन इस वक्त उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, कई उनके ऑपरेशन हो रहे हैं।
हमें वैसे जाना मरी की तरफ था, लेकिन मैंने सोचा राना साहब की भी हमारे साथ थे, इसलिए मैंने पहले उन्हें ज़हमत दी और गुफ्तगू करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, सानिया मरी हमारी रियासती इदारों की नाकामी का एक बहुत बड़ा मुँह बोलता सबूत है। और अभी रिपोर्ट तो आई है, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हुई है। ताहम हमारे नुमाइंदे अब्बास नकवी ने ये रिपोर्ट ब्रेक भी की है, बल्कि ऑडियो भी दिखाई है कि किस तरीके से गुफ्तगू हो रही है। रेस को लोग मांग रहे हैं, वो नहीं दिया जा रहा है। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। सानिया मरी जो 7-8 जनवरी को हुआ, जैसे मैंने पहले कहा, रियासती इदारों की, ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट की, उनकी इंतज़ामिया की, उनके रेस्क्यू का जो एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी है, उसकी नाकामी ही कहा जाएगा। हमारे नुमाइंदा अब्बास नकवी तो यही कहते हैं कि इसकी रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने जो ब्रेक खबर की है बड़ी सनसनीखेज़ कि जो वहाँ पर सानिया मरी में जो लोग फंसे हुए थे वो तवातुर से जो है टेलीफोन कॉल करते रहे। गालिबन 100 कॉलें 112 को की गई और वो एक दूसरे पर टालते रहे। मुसीबत ज़रा लोगों की कुछ भी नहीं सुनी गई। देखिए ज़रा गौर से सुनिए ये जो ऑडियो है जिसमें आम लोग फ़ोन कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड ऑडियो है जो देखें एक्सक्लूसिव इसको मैं कहूँगा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं नाम बात कर रहा हूँ सर, ये आपकी एक पेवर चाहिए थी जी सर। मैं मर्दान से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर कश्मीर पॉइंट में तकरीबन 12 घंटे से फंसे हुए हैं, फैमिली के साथ में है और न कुछ खाने पीने के लिए है। काइंडली अगर आपका कुछ कोई डिपार्टमेंट है जो इस चीज को प्रॉब्लम को सोल्व कर सके तो आपकी मेहरबानी होगी सर। सर नंबर नोट करें। सर मैंने बहुत से नंबर ट्राई किए, एक भी नहीं मिल रहा सर। अगर आप अपने बिहाफ से कर लेंगे तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। तकरीबन 40-50 गाड़ी खड़ी है और 10-12 घंटे हो गए हमारे सर। अच्छा ये नंबर नोट करें ना, ये अटेंड होगा। आपने सुना, ये खाली 112 का मामला नहीं है, बेशतर सरकारी इदारे खैर अब उसमें प्राइवेट सेक्टर भी हो गए कि जो बड़े आवाम की खिदमत का दावा करते हैं, एम्बुलेंस आने की बात करते हैं, ना एम्बुलेंस वक्त पर आती है, ना कोई रेस्क्यू कराना आता है। फिर यहाँ कर जो OPDs हैं, एमरजेंसीज़ हैं, खुदा ना करे किसी दुश्मन को भी वहाँ ले जाए। अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास, आपने ये मैं देख रहा था जो आपने ऑडियो हमें सुनाई, तो जो रिपोर्ट आई है ये मुकम्मल रिपोर्ट है, वज़ीर आला तक पहुँच गई है, मुस्तनद है, या आप जैसे कहेंगे आपने ब्रेक की है, लीक की है, अधूरी रिपोर्ट है? अब्बास जी मुजाहिद बरेली साहब बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज जो है 1122 की जानिब से कुछ ऑडियो सामने आई हैं जिनके अंदर खास तौर पे सुना ये जा सकता है कि जिस वक्त मरी में रात को तकरीबन 5.5 फुट जो है बर्फ़ पड़ चुकी थी, तो उस वक्त जो है लोगों की कसीर तादाद जो है उनको मदद के लिए कॉल कर रही थी। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि तकरीबन 100 के करीब कॉल्स जो है जो सामने आई हैं उनमें ये देखा जा सकता है कि उनमें तमाम लोग जो है मुस्तकिल तौर पर उनको सर्विसेज फराहम करने की बजाय जो है उनके साथ मुस्तकिल तौर पे खेल रहे थे, उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहे थे, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई और ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और तकरीबन 23 के करीब अफराद जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। 100 कॉल्स को एक ही नंबर दिया गया मरी में 1122 की जानिब से, और उसके बाद एक ऑडियो कॉल ऐसी है जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि 1122 का अमला भी मुकम्मल तौर पे बेबस नजर आ रहा है। तो कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 1122 भी इस तमाम मामले के अंदर मुकम्मल तौर पे कसूरवार है और उनका उतना ही कसूर है जितना जो है वो दूसरे इदारों का है। 1122 के जो DG हैं रिजवान नसीर, तकरीबन साल से वो इस सीट पर बराजमान है और देखने में ये आया है कि करोड़ों रुपए लगने के बावजूद भी जो 23 अफराद जो हैं वो मरी साने में अपनी जानों से हाथ धो बैठे और उसके बाद जो है मुकम्मल तौर पे खामोश तमाशाई बनी हुई है। पंजाब हुकूमत और दीगर जो मामलात हैं वो भी मुकम्मल तौर पे वक्त
टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से। और अगर ये कहा जाए कि 1122 में डीजी रेस्क्यू 1122 जो है वो भी इसमें मुकम्मल तौर पे कसूरवार हैं, क्योंकि तमाम सूरत को अगर गौर खोज किया जाए, उसके अंदर देखा जाए तो ये नजर आ रहा है कि महकमा शाहराह जो है वो महकमा जंगलात के ऊपर तमाम जिम्मेदारी डाल रहा है, वो 1122 के ऊपर डाल रहे हैं और तमाम इदारे एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल जो है इस वक्त मिक्सअप हुई हुई है और ये फैसला ही नहीं किया जा रहा कि इसके जिम्मेदार। लेकिन अब्बास, जो अभी मैं सुन रहा था कि हुकूमत पंजाब के तर्जुमान का जो कहना है कि रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुई है और जैसे ही रिपोर्ट तैयार होगी उसके बाद वो वज़ीर आला को पेश की जाएगी और लोगों को मिसाली सजाएं दी जाएंगी। अब्बास जी, जैसा कि आज जो है पंजाब हुकूमत को जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो कमेटी बनाई थी उसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो कमेटी जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जो है ये रिपोर्ट सानिया मरी की पेश करेगी, लेकिन तमाम जो सूरत हाल देखने में आया है उसमें नज़र आ रहा है कि ये जो कमेटी है अब तक अपनी रिपोर्ट्स मुकम्मल ही नहीं कर सकी। और जो तर्जुमान पंजाब हुकूमत है हसन खावर जो है उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अभी मज़ीद कुछ दिन या मजीद कुछ टाइम जो है वो लगेगा, ये कमेटी जो है ये अपना काम कर रही है। तो ये कहा जाए तो पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पे बेबस नजर आ रही है और हमेशा की तरह यही सूरत हाल देखने में आएगी कि जो कमजोर अफसरान है जैसे एसी हैं वहाँ के, उसके अलावा दीगर जो छोटे अफसरान हैं उनको बली का बनाया जाएगा पंजाब हुकूमत की जानिब से और उनको या तो मुअत्तल कर दिया जाएगा या उनको बरतरफ कर दिया जाएगा। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पंजाब हुकूमत जो है वो इस मामले को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही, क्योंकि अगर वो इस मामले को सीरियस ले रही होती तो वज़ीर आला पंजाब जो है वो इस हवाले से जैसे ही कहा जा रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम हकाइक जो है वो आवाम के सामने रखेंगे। लेकिन आज का दिन भी गुजर गया और पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पे खामोश तमाशाई बनी हुई है और आने वाले वक्त में अब देखा जा सकता है कि इस हवाले से क्या रिपोर्ट जो है सामने आती है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें यही नजर आ रहा है कि पंजाब हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है और जैसे वक्त गुजारने की कोशिश। हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर जो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट पेश की गई वही, और फिर साथ साथ वो जो रेस्क्यू 122 को जो कॉलें हुई जिसमें लोग तवातुर से ये दर्दनाक आवाज़ में कह रहे थे कि खुदारा बचाओ, लेकिन कोई कॉल उनकी नहीं सुनी गई। मज़ीद गुफ्तगू इसी इशू पर कल ज़्यादा तफसील से करेंगे। मुजाहिद बरेली को GTV से इजाज़त दीजिए।